यार तुम लोग कपड़ों की ना ऐसी देखो स्टार्ट मत करना सभी। गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू ऑल? गुड, बढ़िया हो सारे। चलिए, तो आज आप लोगों की कौन सी क्लास है? आज आपकी प्लांट फिजियो की क्लास है ना? ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा था? आप लोगों का प्लांट फिजियो में हम लोगों ने प्रोटीन चल रहा था, प्रोटीन स्टार्ट हम लोगों ने कर दिया था, जिसमें से हम लोग आई गेस एक सेकेंड हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड्स तक हम लोगों ने कर लिया था, है ना? यस और नो? बहुत टाइम पहले किया था यार, यस और नो में जवाब दे दो, मुझे याद नहीं क्योंकि फिर मैं छुट्टी पे चली गई थी। फिर अपन यस यस तो हम लोगों ने कर लिया था आपका हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड से। आज हमें जो करना है वो न्यूट्रिशन के बेसिस पर से शुरू करना है। तो इसके लिए हम लोग के सिर्फ इतना कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बेसिस पर। ठीक, तो न्यूट्रिशन के बेसिस पर हम ये कह देते हैं दो टाइप से अमीनो एसिड्स होते हैं, ये सब जानते हैं, बहुत पहले से 12th क्लास से आप लोग पढ़ के आ रहे हैं। एक होते हैं असेंशियल अमीनो एसिड और एक होते हैं नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। व्हाट डू यू मीन बाय दैट असेंशियल एंड नॉन असेंशियल? देखो, एक वो बच्चों का बहुत ये रहता है कि यार मतलब कि ये जरूरी है और ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी है और ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं अमीनो एसिड सब जरूरी है। भाई 20 अमीनो एसिड हैं जो आपके प्रोटीन बनाने के लिए काम आते हैं, तो जरूरी तो सब अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है? बस इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये वो अमीनो एसिड हैं जो हमारी बॉडी के द्वारा बनते नहीं है, हमारी बॉडी इनको खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, और ये वो अमीनो एसिड है जिन्हें हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर रही है। तो ये असेंशियल इसलिए है क्योंकि ये हमें अपनी डाइट में बाहर से लेने जरूरी है, ठीक है? दैट डजंट मीन्स बच्चे कह देते हैं कि मैडम ये जरूरी अमीनो एसिड है और ये जरूरी अमीनो एसिड है, मतलब अगर ये नहीं बने बॉडी, अगर ये नहीं बने बॉडी में हो ही नहीं तो कोई फर्क पड़ेगा? ऑब्वियस पड़ेगा भाई। अमीनो एसिड्स 20 अमीनो एसिड्स हैं, 20 की 20 फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन बहुत जरूरी होते हैं। केवल फर्क क्या है, ये अमीनो एसिड्स हमें बाहर से लेने पड़ते हैं बिकॉज हमारी बॉडी इनका सिंथेसाइज नहीं करती है, और ये वो अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, इसका मतलब हमें इन्हें बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है? असेंशियल और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। असेंशियल अमीनो एसिड में अगर आप जाए देखेंगे तो असेंशियल अमीनो एसिड में आपके कौन कौन से आते हैं? फिनाइल एलेनिन है, आर्जिनिन है, मीथियोनिन है, ठीक है? दीज ऑल आर द असेंशियल अमीनो एसिड। और फिर आपके नॉन असेंशियल तो 20 अमीनो एसिड्स के बारे में आपकी बुक में दे रखा है, ठीक है? आई एम नॉट गोना टू बी रीड दैट एंड आई एम नॉट गोना टू बी राइट दैट, मैं यहाँ नहीं लिखने वाली हूँ, आपकी बुक में दे रखा है, आप सबको याद करना है। इट्स अप टू यू कैसे याद करोगे। मम्मी का नाम रख दो, पापा का नाम रख दो, भाई का नाम रख दो, किसी का नाम रख दो, मेरा नाम रख दो, किसी के नाम के ऊपर रख दो और याद कर लेना, ठीक है ना? इनको डिराइव्ड इनको एब्रिविएट कैसे करते हैं, इनका एब्रिविएशन कैसे लेते हैं तो सब जानते हैं, बाय द नंबर ऑफ 3। जैसे फॉर एलिनिन के लिए ALA, मिथियोनिन के लिए MET, ल्यूसिन के लिए LEU, सीरीन के लिए SER, ठीक है? तो बाय द 3 लेटर्स ऑफ देयर नेम, इनके नाम के 3 लेटर्स के अनुसार हम इनका क्या करते हैं? एब्रीविएशन इनका करते हैं। इनका जो शॉर्ट नेम है, ठीक है, इनके जो शॉर्ट नेम है वो किसके लिए करते हैं? ओके, चलिए अब इसके बाद बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ये तो क्या हो गई इनकी, हमने बात कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन, हमने इनका क्लासिफिकेशन देखा। इसके बाद बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं? ज्यादातर जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं बच्चों, सारे के सारे अमीनो एसिड्स कैसे होते हैं? कलरलेस और क्रिस्टलाइन होते हैं नेचर में। मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं?
दे आर कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन इन नेचर। व्हाट डू वी मीन बाय द क्रिस्टलाइन? क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, जैसे आपकी शुगर होती है, चीनी जो आती है वो क्रिस्टल फॉर्म में आती है कि नहीं आती है, ठीक है। तो ऐसे ही ये कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं नेचर में, क्रिस्टलाइन इन नेचर, ठीक है। दे आर कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन इन नेचर। इसके बाद इनकी बात करो, इट इज ऑफ वेरियस शेप्स, कई सारी शेप्स के होते हैं ये, ठीक है, कई सारी शेप होती है इनकी, तो इट इज ऑफ वेरियस शेप्स, कई शेप्स के होते हैं ये। इसके बाद इसकी थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहती है कि ये वाटर में सॉल्युबल रहते हैं, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, they are soluble in water and not or sparingly, sparingly का मतलब कम, या sparingly ना लिखकर आप इसको अपनी भाषा में लिख लो less, and not or less soluble in alcohol and ether, soluble in alcohol एंड ईथर, ठीक है। वाटर में सॉल्युबल रहते हैं, लेकिन अल्कोहल और ईथर में कैसे रहते हैं, ये कम सॉल्युबल रहते हैं। अच्छा, हम सॉल्युबल की बात कर रहे हैं, मैंने कहा वाटर में सॉल्युबल होते हैं, अल्कोहल और ईथर में कम सॉल्युबल है, तो कम सॉल्युबल भी हम कैसे बात कर रहे हैं, तो देयर सॉल्युबिलिटी, इसके आगे आप लिख सकते हैं देयर सॉल्युबिलिटी, इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है डिपेंड्स ऑन देयर लेटरल ग्रुप, depends on their lateral, lateral में क्या R, जैसे हम लिखते हैं R ग्रुप, जैसे आप सब जानते हैं क्या होती है इसकी जो NH2 C डबल बॉन्ड O, सॉरी NH2 CH COOH एंड दैट इज R। तो ये R जो होता है, इसके साथ कौन सा ग्रुप जुड़ेगा, इसका लेटरल ग्रुप क्या होगा, वही क्या बताता है, इसकी सॉल्युबिलिटी को बताता है, ठीक है। जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं, यहीं पे बढ़ाते जाएंगे पॉइंट्स बाय पॉइंट्स। ऑल अमीनो एसिड्स हैव देयर, ऑल अमीनो एसिड्स, all amino acids have asymmetrical carbon. What about the asymmetrical carbon? अल्फा कार्बन हम जिसे कहते हैं asymmetrical carbon, यानी कि कैसा हो वो आपका asymmetrical हो, चारों की चारों ग्रुप्स कैसे होने चाहिए, अलग होने चाहिए, जैसे हम किरैल भी बोलते हैं, कहते हैं ना कहते, ठीक है। तो all amino acids have asymmetric carbon, asymmetrical carbon except glycine, ये जरूर आपको याद रहना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा अमीनो एसिड में एसिमेट्रिकल कार्बन नहीं होता है, तो वो क्या है आपका ग्लाइसिन। क्यों? क्योंकि इसका जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, CnH2 COOH और 2 H रहते हैं इसमें, ठीक है। इससे जुड़े हुए, इससे लगे हुए क्या रहते हैं, 2 H रहते हैं, ठीक है। एंड दे आर द कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये और मैं बता दूं, दे आर द कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है, जिनके थ्रू ये कार्बन से जुड़े हुए हैं, दे आर द कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं क्योंकि क्या है, सभी अमीनो एसिड्स में क्या रहता है, एसिमेट्रिकल कार्बन रहता है, केवल किसको छोड़कर, एक जाइलिन को, ग्लाइसिन को छोड़कर। और ग्लाइसिन का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको बता दिया, क्यों इसमें क्या क्यों नहीं होता। अच्छा, और इसके अलावा बात करें अमीनो एसिड्स, यही लिख देती हूं मैं, अमीनो एसिड्स शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और आप सबको पता है व्हाट इज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कार्बोहाइड्रेट में पढ़ के आए हैं, शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इसमें भी हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन को छोड़कर, बिकॉज इट डजंट हैव द एसिमेट्रिकल कार्बन, ग्लाइसिन के पास एसिमेट्रिकल कार्बन नहीं होता है, दैट मींस इट डजंट शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आप सबको पता है एल और डी, है ना, लीवो रोटेटरी और आपकी डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ये कार्बन, ठीक है, ये H COOH, या चलिए ऐसे लिख देते हैं COOH
NH2 और यहाँ R ग्रुप, ठीक है। तो इधर अभी कितना है, राइट साइड में है, ये क्या है आपका किराइल कार्बन है, तो ये क्या है NH2, तो दिस इज द D। और अगर ये क्या हो जाए आपका, अगर ये हो जाए आपका NH2 इधर H COOH और R, तो ये क्या रह गया आपका L, ठीक है। तो ये क्या है आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी D ग्रुप, और वो क्या है आपका लीवो रोटेटरी L आइसोमेरिज्म, D आइसोमेरिज्म और L आइसोमेरिज्म। तो ये क्या है इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो इट शोज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये क्या शो कर रहा है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो कर रहा है। क्लियर है बच्चों, ठीक है। दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, पॉज करो, हेलो। अगला है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में शायद मैं पहले भी बात कर चुकी हूं आपसे कि जो आपका अमीनो एसिड होता है, इट शोज द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, इट शोज द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, और ये किसके रूप में रहता है, इट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द ज्विटर आयन। व्हाट इज द मीन ऑफ द ज्विटर आयन, ज्विटर आयन क्या रहता है कि जो अमीनो एसिड है, बिकॉज इट हैज द ऑल, इसके पास अपना NH2 भी है, इसके पास यानी कि एल्कलाइन ग्रुप भी है, और इसके पास एसिड ग्रुप भी है, दैट मींस COOH। तो जब हम इसका एक्वेटिक सॉल्यूशन बनाते हैं, जब हम मैं इसका क्या बनाऊं, एक्वेटिक सॉल्यूशन बनाऊं, तो एक्वेटिक सॉल्यूशन के अंदर इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी रहता है और इसके पास नेगेटिव चार्ज भी रहता है। इसी वजह से ये कैसा रहता है आपका, इसके पास दोनों चार्ज मौजूद है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद है, इसके पास नेगेटिव चार्ज भी मौजूद है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। अगर आप इसका नेट चार्ज देखेंगे बच्चों, अगर इसका आप नेट चार्ज देखेंगे तो नेट चार्ज क्या रहता है इसका, 0 रहता है, ठीक है ना। नेट चार्ज क्या है इसका, 0 रहता है, लेकिन फिर भी इसके पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि किसके रूप में रहता है, ये ज्विटर आयन के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ बोथ, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ बोथ NH2 एंड COOH, तो अगर आपको इनके पॉइंट्स बनाने हैं तो आप क्या बोलेंगे, दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर, दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। कैसे होते हैं ये, एम्फोटेरिक रहते हैं नेचर में। इसके अलावा मैं कहूं एट स्पेसिफिक pH, एट स्पेसिफिक pH देयर नेट चार्ज इज 0, इनका नेट चार्ज क्या रहता है, इज 0, दैट इज दे शो दैट पॉइंट इज, या मैं कह सकती हूँ कि वो पॉइंट क्या हो जाता है, वो पॉइंट कहलाता है आपका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए ठीक, अच्छा एक चीज बच्चे पूछ लेते मैम, एट स्पेसिफिक pH का मतलब क्या है, हमने क्यों लिखा एट स्पेसिफिक pH। एट स्पेसिफिक pH का मतलब ये हो जाता है बच्चों, एट स्पेसिफिक pH का मतलब क्या है, एट स्पेसिफिक pH का मतलब ये हो जाता है कि एक स्पेसिफिक pH पर
मतलब अगर मान लो मैंने एसिडिक ग्रुप ज्यादा कर दिया, अगर मैंने एसिडिक ग्रुप बढ़ा दिया है तो उसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा नहीं बढ़ेगा? अगर मैं पीएच कम कर दी जाऊं, पीएच अगर मैं कम कर दूं, एसिडिक ले आऊंगी तो फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, या मैं पीएच को एल्कलाइन ले जाऊंगी तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो एट स्पेसिफिक पीएच, एक ऐसा पीएच जिसमें एल्कलाइन और एसिडिक ग्रुप दोनों की मात्रा क्या रहती है, बराबर रहती है, उस पीएच पर आपका नेट इलेक्ट्रिक चार्ज क्या रहता है, 0 रहता है। और उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आपका एल्कलाइन ग्रुप और एसिडिक ग्रुप दोनों बराबर हो गए और नेट चार्ज 0 हो गया, उस पॉइंट को हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा बहुत पीएच में ऊपर नीचे करते हैं, वो आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव आपका अमीनो एसिड हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको मैंने एट स्पेसिफिक पीएच का मतलब बता दिया कि हमने इसके आगे एट स्पेसिफिक पीएच क्यों लगाया है। ठीक है, तो दीज आर द इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज आल्सो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द अमीनो एसिड। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ही बोलते हैं अमीनो एसिड की। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आ सकती हैं आपकी, हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हाँ न्यूट्रल पॉइंट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, वही चीज भाई, वही चीज तो मैं आपको कह रही हूँ ना, न्यूट्रल पॉइंट हो सकता है। वो न्यूट्रल पॉइंट ही तो है जहां पर आपका एल्कलाइन ग्रुप और एसिडिक ग्रुप दोनों बराबर हो जाए, दैट इज अ न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, तो हम वही बात कर रहे हैं कि एट स्पेसिफिक पीएच, वो पीएच जो आपका न्यूट्रल पॉइंट आ जाए, जिस पर वो उस पे आपका दोनों चार्ज क्या रह जाते हैं, दोनों चार्ज इक्वल हो जाते हैं, नेट चार्ज 0 हो जाता है, तो हम ये कह देते हैं कि वो क्या चीज है आपकी, वो आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। क्लियर, कोई और डाउट? भाई कनेक्ट करने का मेरा कोई वो नहीं है, वो सब सर से पूछो आप, छवि और रितिका। छवि तो कनेक्ट हो गई ना, चलिए फिर इसके बाद बात करते हैं किसकी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी इसकी, सबसे कॉमन इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली क्या, कि अमीनो एसिड कैन रिएक्ट विद बोथ एल्कलाइन ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप। सब जानते हैं क्यों, क्योंकि इसके पास एल्कलाइन ग्रुप और एसिडिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट हैं, तो इट कैन रिएक्ट विद बोथ एल्कलाइन एंड एसिडिक ग्रुप। can react with both alkaline and acidic group. So react with both alkaline and acidic group, आप लिख सकते हैं it form salt। क्या बनाती है ये, salt बनाता है, it form salt। ठीक, दोनों से रिएक्ट कर सकती है। alkaline group react with the acidic group and acidic group react with the alkaline group। alkaline acid से और acidic group alkaline से react करेगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, इसके बारे में तो आगे और बताने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से पता है। रिएक्ट विद, रिएक्शन लिख सकते हैं हम, रिएक्शन विद अमोनिया। अगर अमोनिया के साथ ये रिएक्शन करता है तो व्हाट इज अमोनिया, अमोनिया NH3। तो अगर अमोनिया के साथ ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, देखिएगा COOH H NH2 and that is the R. If it reacts with the NH3, it forms RCCO NH2 H NH2 और इसमें निकल जाएगा वाटर। दिस इज द अमाइड, सॉरी ये क्या है आपका अमाइड। क्या होता है ये अमाइड, अगर अमीनो एसिड अमोनिया से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, अमाइड बनता है। ठीक है, और वाटर निकल जाता है। क्लियर। अच्छा, अगर हम इसके अंदर बात करें अपने
लिविंग सिस्टम में, लिविंग सिस्टम के तो एग्जाम्पल आप लिखेंगे और वो याद भी करेंगे क्या, जो आपके लिविंग सिस्टम में अमाइड्स हैं डायरेक्टली आपको याद करना है। और वो एग्जाम्पल क्या है आपके, एस्पार्जिनिन, एस्पार्जिन एंड ग्लूटामिन आर अमाइड्स। एस्पार्जिन और ग्लूटामिन क्या है, ये अमाइड्स है। एस्पार्जिन एंड ग्लूटामिन आर अमाइड्स। ठीक, ये आपको डायरेक्ट याद करने हैं कि लिविंग सिस्टम में, लिविंग बीइंग्स में या लिविंग सिस्टम में क्या है आपके अमाइड्स, एस्पार्जिन एंड ग्लूटामिन। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नेक्स्ट क्या है आपका, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। और नाइट्रस एसिड क्या होता है आपका, नाइट्रस एसिड होता है HNO2। ठीक है, नाइट्रस एसिड क्या है आपका, HNO2। तो देखिएगा नाइट्रस एसिड में रिएक्शन कैसे होगी, सबसे पहली चीज जो हमें याद रखनी है वो क्या है कि रिमूवल ऑफ फ्री नाइट्रोजन, फ्री नाइट्रोजन निकल जाता है इसमें, रिमूवल ऑफ फ्री नाइट्रोजन रिएक्शन में। तो आप देखिएगा फ्री नाइट्रोजन कैसे निकलेगा, एक नाइट्रोजन इसका, एक नाइट्रोजन इसका। आई गेस यही होती है इसकी रिएक्शन। देखिएगा इसके साथ जुड़ जाता है, ये कैसे, इसके साथ होता है OH और H। ठीक, इसके में ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन ये निकल जाते हैं एज अ फ्री नाइट्रोजन, H2O निकल जाता है और यहाँ क्या बनता है CHOH, एक H इसका और एक इसका H2O, वाटर निकल जाता है और इसके पास क्या बच जाता है CHOH। क्लियर? रिएक्शन पे नहीं जाना है, हमें केवल ये याद रखना है कि क्या बनता है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। अगर नाइट्रस एसिड से हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो जो चीज आपको याद रखने की है, ये भी याद रखने का नहीं है, ये भी याद रखने का नहीं है, मेन इसमें याद रखने का क्या है, ये नाइट्रोजन, कि जब नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करता है अमीनो एसिड तो क्या निकलती है एज अ बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलती है, फ्री नाइट्रोजन। अगर इसका आप देखेंगे नाम तो इसे हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, क्योंकि ये क्या है आपका अल्फा कार्बन और इस अल्फा कार्बन से क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसे कहते हैं हम अल्फा हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड। ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड। लेकिन फिर मैं वही बात कह रही हूँ, आपको क्या याद रखना है, when the amino acids react with the nitrous acid then it removes the free nitrogen in the medium. Clear? नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद द निनहाइड्रिन। निनहाइड्रिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जैसे हम क्या याद रखते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तब मैंने आपको क्या बोला था कि हम जब स्टार्च का करते हैं, जब हम स्टार्च का करते हैं तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है टू एस्टिमेट द स्टार्च और टू एस्टिमेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च कौन सा टेस्ट हम किया जाता है, टेस्ट किया जाता है आपका आयोडीन टेस्ट। ठीक है, ऐसे ही टू एस्टिमेट द प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड की प्रेजेंस को जांचने के लिए, अमीनो एसिड के बारे में जानने के लिए कि गिवन सैंपल जो है आपका उसमें आपका अमीनो एसिड है या नहीं है, इसके लिए कौन सा टेस्ट आपका किया जाता है, इसके लिए किया जाता है आपका निनहाइड्रिन टेस्ट। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड में होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट। एक बार पहले रिजॉइन कर लो बच्चों क्लास।